नमस्कार, राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अतुल पाल। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम में महान व्यक्तित्व का योगदान। इसके पहले हम लोग ने नरम दल या उदारवादी विचारधारा के व्यक्तित्व का अध्ययन किया, जिसमें सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी का अध्ययन किया। अब आगे हम उग्र यानी गरम दल के विचार वाले व्यक्तित्व का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद इस क्रम में आगे अध्ययन करेंगे, वो अगले क्लास में बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस जब नाम आता है तो ऐसे महान क्रांतिकारी का नाम आता है जो हमारे सामने महान व्यक्तित्व लेके आते हैं। बोस ऐसा व्यक्तित्व जिसमें विभिन्न प्रतिभा छिपी हुई थी, जो हमारे देश को आजाद करवाने के लिए इन्होंने तन मन धन सब कुछ लगाया, अपने देश में भी रह के और अपने देश के बाहर भी रह करके। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी है सुभाष चंद्र बोस। आइए इनके बारे में पढ़ने से पहले कुछ इनकी पृष्ठभूमि जान लें। सुभाष चंद्र बोस की स्वतंत्रता आंदोलन क्या योगदान है, क्या इनका पृष्ठभूमि है, उसकी चर्चा करते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 97 में कटक उड़ीसा में हुआ था। और इनका निधन 18 अगस्त 1945 को माना जाता है, क्योंकि इनका जो निधन था उस पर विवाद और संदेह हमेशा बना रहा। स्पष्ट रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी विमान दुर्घटना में इनका निधन मानते हैं 18 अगस्त 1945 को। जब इसके आगे डिटेल पढ़ेंगे तो उसका हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार संदेहास्पद की स्थिति बनी हुई है। और इनका जो जन्म हुआ था एक धनी परिवार में हुआ था। उस समय इनका जन्म जिस घर में हुआ था, उस समय उस घर में धन संपन्न लोग थे, घर परिवार वाले थे, और उनके घर गाड़ी थी, कार। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आज भी कार उतना सामान्य स्थिति नहीं है लोगों के घर रहने की, लेकिन फिर भी आज से इतने 100 साल पहले 1897 में उस समय इनके परिवार में कार थी। इनके पिताजी का नाम जानकी दास बोस था। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी का नाम जानकी दास बोस था। वे एक प्रसिद्ध वकील थे कटक में, उड़ीसा में। वे एक प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी माताजी का नाम, बोस जी की माताजी का नाम प्रभावती था, जो बहुत ही गुणी और विद्वान महिला थी। और इनके पिताजी को, बोस जी के पिताजी को यानी जानकी दास बोस जी को राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि इनके पिताजी को दी गई थी, इनके व्यक्तित्व और इनके कुशल नेतृत्व के बल पर। और इनकी पत्नी का नाम, सुभाष चंद्र बोस जी के पत्नी का नाम एमिली था, और इनकी पुत्री का नाम यानी बोस जी की पुत्री का नाम अनीता बोस था। और इस समय पुत्री इनकी भारत से बाहर रह रही हैं। अब इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करें। ये शुरू से ही मेधावी थे। बोस जी शुरू से मेधावी थे। ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक पास किए। इनकी दर्शन में विशेष रुचि थी, दर्शन शास्त्र में इनकी विशेष रुचि थे। ये जन्म से ही मेधावी थे। शिक्षा में इनका अच्छा व्यक्तित्व था, अच्छा गुण था। ये बहुत ही तेज थे। और इनके पिता की इच्छा, बोस जी के पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास हो, उसमें नौकरी करें। हर पिता का सपना होता, अच्छी बात है। इनके पिताजी का भी सपना था कि उनका बच्चा इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करे और नौकरी करे, क्योंकि इनका परिवार धनी था। किसी चीज की कमी नहीं थी, सब संसाधन थे। लेकिन इस महान व्यक्तित्व सुभाष चंद्र बोस को तो इन सारों चीजों से अलग हट के देश की सेवा में धरती पुकार रही थी। आंदोलन उनको उनकी कमी महसूस कर रहा था। भारत में और भारत के बाहर भी इन्होंने रह के हमारे देश की सेवा की तन मन धन से। और अब ये अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए लंदन गए, क्योंकि यहाँ तैयारी होनी नहीं थी। आप जान ही रहे हैं कि उसकी तैयारी के लिए बहुत से लोग इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर स्थिति अच्छी है तो लंदन इंग्लैंड में जाते थे, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए, विभिन्न अच्छे पाठ्यक्रम के लिए या ऐसे तैयारी के लिए एक उत्तम वातावरण था। ये इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए 1919 में, और परीक्षा दिए। उसका रिजल्ट आया 1920 में। 1920 में जब इंडियन सिविल सर्विस का परीक्षा आया तो ये इनका जो रैंक आया या स्थान आया चौथे स्थान पर।
टॉप 5 के अंदर। सोच लीजिए, इंडियन सिविल सर्विस जो माध्यम इंग्लिश था और बहुत टफ था, कठिन था और इंग्लैंड में होता था, तो ये परीक्षा दिए, उस परीक्षा में 4 नंबर पर आए, चौथे नंबर रैंक या चौथे पोजीशन पर आए। एक बहुत बड़ी बात है, इनके पिता को अत्यधिक खुशी हुई कि हमारा बच्चा, हमारा बेटा, और ऐसे उनके सपना को साकार किया और टॉप 5 में आए। अगर किसी पिता के सपने को बेटे साकार करते हैं और सर्वोच्च अंक से साकार करते तो बेटा का वो विकास देख करके, उन्नति देख करके बाप का सीना चौड़ा हो जाता। तो इस खुशी के उपलक्ष्य में जब वो भारत आए तो उनको उनके पिताजी ने सोने की घड़ी गिफ्ट दी, ऐसा माना जाता, कहा जाता है। अब वो टॉप तो कर लिए, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा। ये चाहते थे कि स्वतंत्र रूप से कोई ऐसा काम करे जो उनके मन को शांति दे। तो इस संबंध में उन्होंने अपने माताजी से बात किया कि हम परीक्षा तो पास कर लिए, लेकिन ये नौकरी जो है वो अंग्रेजों की चाकरी, यानी अंग्रेजों की ही नौकरी है, उसके अंतर्गत ही नौकरी करनी है। हम एक सर्वेंट, सरकारी सर्वेंट बन के रहेंगे, जो उनके दिल को, मन को गवाही नहीं दे रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपने माता से बात की, तो उनकी माता ने कहा, बेटा तुम्हारे दिल में जो आए, जो तुम्हारा दिल कहे उसको करो। तो उनको अपनी माता से सहयोग मिला। तो बाद में कुछ समय बाद जब हम आगे देखेंगे कि इनका जो रुझान होता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ होता है, देश को आजाद करवाने के लिए होता है, और पूरे आजीवन ये देश के सेवा में लग जाते हैं। और उसके बाद जो इन पर प्रभाव पड़ा, कुछ लोगों का प्रभाव पड़ा, और ये अपना गुरु बोस यानी सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु चित्तरंजन दास को मानते थे। जो हमारे देश में चित्तरंजन दास स्वराज दल की स्थापना में उनका विशेष स्थान रहा है 1923 में जब हुआ। तो चित्तरंजन दास को ये अपना बोस गुरु मानते थे, और इन पर 2 अन्य महान व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा करना चाहेंगे। विवेकानंद, हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद, और अरविंदो घोष का इनके जीवन पर, बोस के जीवन पर बहुत विशेष प्रभाव पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि जब ये लगभग 15 वर्ष के थे तो उस उम्र आते आते इन्होंने विवेकानंद पर जो विभिन्न पुस्तकें थी, उनके जीवन संबंधी, भाषण संबंधी, विचार संबंधी, लगभग सभी बुकों का गहन अध्ययन किया। और उनके शिकागो भाषण जो वो अमेरिका में जाके देते, धर्म सभा संबंधी शिकागो भाषण का भी इन पर विशेष प्रभाव पड़ा आदि। तो विवेकानंद से ये विशेष रूप से प्रभावित थे और उनकी संबंधित सारी बुक का अध्ययन किए, और उसके बाद उनका प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है कि महान व्यक्तित्व के रूप में एक महान क्रांतिकारी और उग्र विचारधारा गर्म दल के नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस जाने जाते, जिनके अंदर एक सैनिक गुण था, एक सैनिक संगठन का गुण था। और फिर इसके बाद इनसे और संबंधित है, इन्होंने कुछ नारे दिए जो आज भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न के रूप में बन के हमारे सामने आते हैं, उस पर चर्चा कर लें। इन्होंने नारा दिया जय हिंद का। ये उस समय शायद भारत में नहीं थे, बाहर से जब ये जापान में तैयारी कर रहे थे तो उस दौरान ही इन्होंने नारा दिया जय हिंद और दिल्ली चलो। जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो नारा दिया, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जो ये इनके नारे बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा उपयोगी है। पुनः सुन लीजिए, जय हिंद पहला नारा, दूसरा दिल्ली चलो, तीसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा बेहद ही प्रसिद्ध हुआ। और इसके बाद इन्होंने इंडियन स्ट्रगल नामक बुक की भी संपादन किया, उसकी लेखनी को लिखा, इंडियन स्ट्रगल। फिर फॉरवर्ड ब्लॉग भी वो 1939 जब भारत आए उस दौरान भी इनकी चर्चा में ये संस्था रही, फॉरवर्ड ब्लॉग। फिर उसके बाद ये भारत में इनका आगमन होता है, और भारत में इनका आगमन होता है जब महात्मा गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन चला रहे होते। 1920 में जो असहयोग आंदोलन था उस दौरान ये आते हैं, और 20 जुलाई 1921 को गांधी जी भारत के जो सत्याग्रह के राष्ट्रीय नेता के रूप में जाने जाते थे, बोस, 2 महान व्यक्तित्व बोस और महात्मा गांधी की मुलाकात 20 जुलाई 1921 को होती है। और बोस उनके व्यक्तित्व से, सत्याग्रह से विशेष रूप से प्रभावित थे। ये बात अलग है कि दोनों महान व्यक्तित्व की विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन उद्देश्य एक था, एक नरम दल के थे, गर्म दल के थे। और इन्होंने जो कांग्रेस में जब आए तो कांग्रेस इनका विशेष लगाव रहा, तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी ये चुने गए। ये 1938 और 1939 में कांग्रेस पद पर ये 2 बार चुने गए। 1938 और 1939 में कांग्रेस पद पर भी रहे, सेवा दिए, एवं
और जब ये इनकी मृत्यु के संबंध में जब ये भारत से आक्रमण का समय दूसरा विश्व युद्ध था, वो जापान जा रहे तो रास्ते में ताइवान पड़ा था, वहां पर इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ऐसा जो साक्ष्य माना जाता है। लेकिन जब जांच हुई तो ऐसा कुछ नहीं मिला, विवाद की स्थिति बनी रही। आगे इस क्लास में विस्तार चर्चा करेंगे। और मांडले जेल भी इनके जीवन से संबंधित रहा है कि इनको मांडले जेल में 1925 में जब भारत में आए तो विभिन्न आंदोलन से जुड़े, तो इनको अंग्रेजों द्वारा मांडले जेल, जो वर्मा और इस समय म्यांमार के नाम से जाना जाते हैं देश में था, और मांडले जो जेल था उसमें तिलक और खुदीराम बोस ऐसे महान व्यक्तित्व भी बंद रहे हैं। और मांडले जेल की जो विशेषता है ये है, वो जेल इस प्रकार है कि किसी को लंबे समय तक बंद कर दिया जाए, कुछ दिन छोड़ के लंबे समय तक, तो वो किसी न किसी बीमारी से अवश्य पीड़ित हो जाता था। और उसकी जो वातावरण था अत्यंत गंदगी था, सीलन भरा था, मच्छर थे और खाना बहुत खराब था। यानी सब इस प्रकार व्यवस्था था कि किसी को अगर लंबे समय बंद कर दिया जाए तो कोई ना कोई बीमारी अवश्य लग जाती थी। अंग्रेज यही चाहते थे, ऐसे व्यक्तित्व को वहां लंबे समय तक बंद किए। और लास्ट में ये एक टीबी जो बीमारी कहते हैं, इनको टीबी संबंधी बीमारी का लक्षण आने लगा और उनको टीबी हो गया। बाद में फिर इनको छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है अंग्रेज द्वारा, जाओ आप स्वास्थ्य लाभ करो एवं अपने स्वास्थ्य में सुधार करो। और इनके मन में जो था वो विचार कहा जाता है कि मतभेद था, महात्मा गांधी और इनमें मतभेद था, लेकिन मन भेद नहीं था। यानी विचारों में भिन्नता थी लेकिन उद्देश्य एक था। और आगे चल के दोनों अपने अलग अलग उद्देश्य के लिए लड़ते हैं और भारत को आजाद करवाने में अपना विशेष योगदान देते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा बोस के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घटना। आइए कुछ रिवीजन कर लें। बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा में। इनके पिताजी का नाम जानकी दास बोस था। ये एक धनी परिवार के थे और ये पेशे से वकील थे कटक में। और जब इनका जन्म हुआ तो ये इनके घर कार थी, विशेष रूप से हम बता रहे हैं। और इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से शिक्षा ली, स्नातक की। फिर उसके बाद इनके पिता की इच्छा थी कि ये इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास करें और उसके लिए तैयारी के लिए इंग्लैंड गए और टॉप 5 के अंतर्गत टॉप 4 स्थान आया, यानी चौथा रैंक आया इंडियन सिविल सर्विस में। लेकिन इनको कुछ और करना था, देश की सेवा में लगना था, इसलिए सेवा में लगे। और इन पर विवेकानंद और अरविंदो घोष का विशेष प्रभाव पड़ा और ये अपना गुरु सुभाष चंद्र बोस अपना गुरु चित्तरंजन दास जी को मानते हैं। और इनके जो प्रसिद्ध नारे हैं, जय हिंद, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारे इनके परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में विभिन्न आते भी रहते हैं। और कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार बने, 1938 और 39 में। और मांडले जेल तो संबंधित रहा ही है। इस प्रकार इनके शुरुआती दौर यानी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब अगले क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार ये अपना योगदान देते हैं और किस प्रकार हमारे देश को आजाद करवाने में अपना सहयोग देते हैं।